अभी हम बात करेंगे किसके ऊपर, हम बात करेंगे कि सेल के अंदर झांकने पे हमको मेम्ब्रेन का एक ऐसा नेटवर्क दिखाई पड़ रहा है जिसके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है। क्या फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं, जिनके काम आपस में जुड़े हुए हैं, भले ही वो अलग अलग हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और वो क्या है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ये चार ऐसे। अब ऐसे यदि हम ऐसे समझें इसको, हम ऐसे समझें, हम बिल्कुल सिंपल इसको, कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो है दादाजी। वो कौन है, दादाजी। दादाजी का बेटा कौन है, वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बेटा कौन है, वो है लाइसोसोम और वैक्यूल। इसका मतलब ये हो गया कि 3 जनरेशन दिखाई पड़ रही है हमको। दादाजी ना होते तो पिताजी ना होते, पिताजी ना होते तो पोता नहीं होता, वो है ना। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ ऐसा बनाया जिससे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बन गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने कुछ ऐसा बनाया जिससे कि लाइसोसोम बन गए और वैक्यूल्स बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब आपस में कोऑर्डिनेटेड है। आपस में हमने कहा ना संबंध है आपके सीमेन के बीच में, तो इनके फंक्शंस कैसे कोऑर्डिनेटेड होते हैं वो हम आज समझेंगे। ठीक है, क्या इसमें कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र आया? नहीं आया, उसके फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। क्या इसमें पर ऑक्सोम का जिक्र आया? नहीं, उसके फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे जो सेल ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर है, जिनके फंक्शन इन लोगों से कोऑर्डिनेटेड नहीं है, उनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते हैं। साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, एकदम यहाँ ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए चीज। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसने बनाया, गोल्जी बॉडी उसने बनाया, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स को बनाया उसने। ठीक है ना, तो ये हमको बात समझ में आई। अब हम एनसीईआरटी की लाइनों को जरा समझते हैं क्या मतलब है उसका। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। While each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, कहते हैं कि हर एक सेल ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जिसके आसपास मेम्ब्रेन है, वो देखने में अलग होता है और अपने जो है वो कार्यों में अलग होता है। ठीक है ना, मेनी ऑफ दीज, इनमें से कई ऐसे होते हैं जो एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहलाते हैं। इनमें से कई ऐसे होते हैं जो एक साथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहलाते हैं, क्योंकि देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि इनके कार्य जो है वो कोऑर्डिनेशन में होते हैं। ठीक है, इनके कार्य कोऑर्डिनेशन होता है। अब समझ नहीं पाते कई बार हम कि क्या मतलब इसका। हम इसको बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि आपके मान लो फॉर एग्जांपल कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की बात करें हम, तो केमिस्ट्री में चिन्मय सर ने आपको पढ़ाया। ठीक है, पढ़ाने के बाद उनको लगा कि आप मुझे क्वेश्चंस तैयार कराने, उन्होंने जाके जो है वो ऋषभ सर को बोला कि ये आज ये हिस्सा कवर हुआ है, इस हिस्से पर हमको मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बच्चों के लिए देने हैं। तो ऋषभ सर ने क्वेश्चंस को निकाला, उन्होंने क्वेश्चंस को जो है सिस्टम में से क्वेश्चन, हमारे पास डेटाबेस है लंबा, तो क्वेश्चंस को निकाला। निकालने के बाद उन्होंने टाइपिस्ट से बोला कि भैया इसको इसमें से इसका प्रिंट आउट निकाल के ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिए हमने, इन क्वेश्चन को निकाल लीजिए आप। ठीक है, निकालने के बाद पेपर बन के फिर जब निकल गया, फिर एक व्यक्ति ने उस पेपर का कॉपी तैयार कर लिया। ठीक है ना, अब इस पूरे प्रोसेस में सब चीजें केमिस्ट्री के लिए हो रही थी, एक के बाद एक ने पढ़ाया, फिर एक ने उसके बाद मॉक टेस्ट को तैयार किया, फिर एक ने क्वेश्चन को सिलेक्ट करके निकाला, निकालने के बाद उसको प्रोसेस करके आपको दे दिया। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर भी अलग अलग लेवल पे काम सेम, ये सारे फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं। ये यदि ऊपर वाला ऑर्डर नहीं देगा तो नीचे काम नहीं हो सकता है। ठीक है, बीच में से कोई लिंक मिसिंग होगी तो काम रुक जाएगा वहां पे। ठीक है, सारे फंक्शन कोऑर्डिनेटेड हैं या नहीं है ना। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होता है। तो जब कोई बोल रहा है आपसे कि फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि सब एक ही काम कर रहे हैं। सब एक काम कर रहे थे क्या अपने एग्जाम्पल में? सब एक काम नहीं कर रहे थे, सब एक काम नहीं कर रहे थे बेटा, है ना। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जब कोई कहता है फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं, इसका मतलब है कि एक के बाद एक सीरीज में काम हो रहा है। एक ने काम यहां खत्म किया, अगले ने उसके बाद आगे का काम शुरू किया। ठीक है, उसके बाद उसने अगला वाला काम शुरू किया, तो ये कहलाता है फंक्शंस। और क्योंकि देखो यहां पर आप कई बार स्टेटमेंट में कंफ्यूज करके कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो आप। जैसे लिखा ना, while each of the membranous organelle is distinct in terms of its structure and function, क्या लिख रहा है? डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है ना। फिर लिख रहा है इनमें से कई को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सेम फंक्शन करते हैं, इसका मतलब ये कि दे परफॉर्म फंक्शन इन ए चेन। ठीक है, कि एक ने जहां काम खत्म किया, अगला काम शुरू करेगा, फिर अगला काम शुरू करेगा बेटा। ठीक है ना, तो इसे हम बोलेंगे कोऑर्डिनेटेड वे में बोलेंगे। समझ में आया सबको बेटा? ये एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है बेटा। ठीक है, क्लियर? अब
द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, अब क्या क्या शामिल है इसके अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या शामिल है इसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम और वैक्यूल इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये काम करेगा, ये कुछ वेसिकल्स को बनाएगा, उससे फिर जो है गोल्जी बॉडी बनेगा, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम को और वैक्यूल्स को वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, सिंस चूंकि फंक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया के हैं, क्लोरोप्लास्ट के हैं, पर ऑक्सीसोम के हैं, ये इसके कोऑर्डिनेशन में नहीं आते हैं। मतलब ये जो काम कर रहे हैं, ये जो काम कर रहा है, इसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स काम करेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बाद लाइसोसोम काम करेगा। तो ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोम जो है वो अलग। अब जब मैंने आपको केमिस्ट्री का एग्जांपल दिया कि केमिस्ट्री में चिन्मय सर ने दिया क्वेश्चन, ऋषभ सर ने बनाया, तो हमने एक एग्जांपल दिया। इसमें बीचों बीच यदि मैं बोलूं यहाँ पे कि बीच में से अचानक से अमर सर कहां से आ गए भैया, काम तो केमिस्ट्री का आप आ नहीं सकते, मैं कैसे आ सकता हूं, नहीं आ सकता ना। ठीक है, तो पॉइंट सिंपल सी कि हम लोग भी अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग भी अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक सीरीज अलग काम कर रही पूरी। तो हमने क्या कहा, हमने कहा एंडो, अब आप बोलोगे सर इनको क्यों नहीं, इनका अलग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों नहीं हो सकता इनका, क्योंकि ये उतनी बड़ी संख्या में नहीं है, ये इनके पास उतना बड़ा मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है, ये उतने अधिक। अब आपको बता दूं कि सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन है, उसमें 50% से अधिक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। कौन? एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि जाल के समान फैला है वो, और जो सबसे अधिक कंट्रीब्यूट कर रहा है हम उसी की बात करेंगे, कम कंट्रीब्यूट वाले की बात थोड़ी ना करेंगे हम। ठीक है, जब भी कभी अपन जो है न्यूज़पेपर उठाते हैं, क्रिकेट मैच चल रहा होता है, मान लो कि ना, फॉर एग्जांपल कि वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें कभी खबर आती है कि विराट कोहली ने 120 रन बनाए, इतने विराट कोहली या रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दिया, खबर ऐसी आती है स्पोर्ट्स वाले पेज पे, उसमें खबर थोड़ी आती है कि सीरियस जो है 2 रन मार के आउट हो गए। ठीक है, कि 2 रन वाले का खबर थोड़ी ना छपता है उसमें, वो कहीं लिस्ट में नाम लिखा हुआ कि भैया 2 रन बनाया है फला आदमी ने जो है वो 3 रन बनाया है ना, 0 पे रन आउट हो गए, तो खबर में कभी हेडिंग ये थोड़ी ना आएगा कि 0 पर रन आउट हुए, ये जिसने ज्यादा रन बनाया उसका नाम आएगा ऊपर। बस इतनी सी बात है कि दी मेम्ब्रेन सिस्टम, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इनके पास मेम्ब्रेन नहीं, इनके पास मेम्ब्रेन है, पर यदि आप कंपैरिजन करोगे तो परसेंटेज वाइज बहुत छोटा हिस्सा है। तो इसलिए हमने एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इन सबको जोड़ लोगे तो तकरीबन 80-90% मेम्ब्रेन सिस्टम यही बना रहे हैं, यही सिस्टम के पास में। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सोम के फंक्शन इन सभी कंपोनेंट से कोऑर्डिनेशन में नहीं होते हैं, इसलिए वे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, दोबारा क्वेश्चन ये रिपीट होगा बेटा। के तो क्लियर? ठीक है, तो ये तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सोम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं बेटा। ठीक है ना।